साल ठोक के आप देख रहे हैं सवाल आज ये कि गृह प्रवेश पर ग्रहण क्यों। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, बीजेपी से हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ हरविंदर सिंह जी हैं, जो कि बैंक अधिकारियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारे साथ अमित खेमका हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। और हमारे साथ अभिषेक कुमार हैं, जो कि नेफोवा के, नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ब्रेक के पहले एक बात हमने रखी, और भाटी जी मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहता हूं। क्या यह संभव है अथॉरिटीज एक ऐसी वेबसाइट दें जिस पर हर बिल्डर के हर प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा हो और वहां से वेरीफाइड जानकारी लेके कोई ग्राहक मकान खरीदने जाए ताकि धोखा ना खाए? नहीं, ये बिल्कुल संभव है और अथॉरिटी इस तरह की जानकारी देती भी है अगर कोई अथॉरिटी से मांगता है तो। लेकिन ये वेबसाइट का आपका सुझाव बहुत सुंदर है और आपने 4-5 सुझाव रखे, सारे ही बहुत उपयोगी हैं। ये इन पे अमल होना चाहिए और बायर्स के लिए ज़्यादा कहीं धोखा ना हो बायर्स के साथ, इसकी पूरी व्यवस्था अथॉरिटी को करनी चाहिए। और बिल्डरों पे ज़्यादा से ज़्यादा शिकंजा होना चाहिए, बिल्डरों के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। बिल्डर अक्सर क्या करते हैं कि टाइम पे पोजीशन नहीं देते, और कोई बायर अगर अपना फ्लैट वापस करना चाहे, अगर समय पर पोजीशन नहीं मिलता है तो उनको औने पौने पैसे वापस करते हैं, पूरे पैसे वापस नहीं करते हैं। इस बारे में भी सख्त कानून होना चाहिए। एफआईआर बढ़ा देते हैं, एरिया ज़्यादा कवर कर लेते हैं, जो पार्किंग वगैरह की सुविधा के और पार्क के लिए कहते हैं वो देते नहीं हैं बाद में। बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी धांधली इस क्षेत्र में है। और ये जो अभी खेमका जी कह रहे थे ब्रेक के पहले कि 10% पैसा लेके उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि ज़मीन इनकी हो गई, ये बिल्कुल सही बात है। आपसे पूर्व में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, रियल एस्टेट में बहुत बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की गई और किसानों से जबरन उनकी ज़मीनें छीनकर डंडे के बल पर किसानों पर गोली चलाई गई, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई, किसानों को जेलों में डाल दिया गया। और जो ज़मीन दूसरे उपयोग के लिए आरक्षित रखी गई थी उनको भी उनके उपयोग बदल बदल के उनको बिल्डरों को दे दिया गया। और पूरी तरह वो सरकार बिल्डरों के साथ खड़ी थी। तब के जो कार्रवाई थी उसके दुष्परिणाम हमें अब भुगतने पड़ रहे हैं। अब हमें उसको रेगुलाइज करना पड़ रहा है। सर, ये उस समय की सारी अनियमितताएं हैं। सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था, क्या उस वेबसाइट को बनाने में, क्या उस मोबाइल ऐप को बनाने में, क्या उस टोल फ्री नंबर को लॉन्च कराने में आप यानी कि यूपी की सरकार अथॉरिटी को आदेश देगी? निश्चित तौर पर आदेश तो माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, सरकार का कार्य वो करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये सुझाव उपयोगी है। मैं इस सुझाव को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। हम रोज इस और चीज को हमारी फॉलो सरकार करेंगे। ई गवर्नेंस में बहुत विश्वास करती है। सर, हम रोज इस चीज को फॉलो करेंगे जी। जरूर जरूर रोज हमारे होना चाहिए। दरवाजे आके सवाल पूछेगा कि आपने चाहिए मैं अपने और वहां से क्या जवाब मिला। सर मैं वो बोलना चाहूंगा कि यूपी में मैं व्यक्तिगत तौर पर इस सुझाव का स्वागत करता हूं और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि ये हो। ठीक सर, व्यक्तिगत रूप से मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, ये होना चाहिए। यूपी में ऑलरेडी उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट है। सर ने जो सुझाव दिया उस एक्ट में है ऑलरेडी, बस आप इस पे एक्शन लीजिए। आप चलिए कल मेरे साथ और आप अथॉरिटी को बोलिए कि इन सब चीजों को कल से डालें। ये ऑलरेडी है एक्ट में सर, आप एक्शन लीजिए। सिर्फ एक्ट की बात नहीं करें, ऑलरेडी है सर। अभिषेक जी बोल रहे हैं, शायद अभिषेक जी बोल रहे हैं सर। हाँ, आप इसको सर बस आप अभिषेक जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं अभिषेक ही बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी आप अपार्टमेंट एक्ट पर देख लीजिएगा सर, उसमें सारी चीजें हैं वेबसाइट में। अभिषेक जी आप मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ बिल्कुल सर, चलिए आप बताइए, कल मैं आता हूँ। नोएडा ग्रेटर नोएडा के सीईओ चेयरमैन से हम आपके साथ चलेंगे, इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर। हाँ बिल्कुल सर, आप चलिए और अपार्टमेंट एक्ट में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए आप। गोपाल जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, हमें आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है और ये जो सारे जो सॉल्यूशंस हैं उन्हीं को कंसीडर करके रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये बिल बना है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉल्यूशन की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो हमें डिमांड और बढ़ाने से कोई बहुत मतलब नहीं निकलेगा। वो इम्प्लीमेंट बिल कैसे होगा, वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। आपको भी ये मुहिम चलानी चाहिए, बायर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि यूपी गवर्नमेंट को बोले, स्टेट गवर्नमेंट्स को कहे कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाओ। 6 महीने हो गए अभी तक बनाए नहीं। जब रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे तभी तो इसका सॉल्यूशन होगा। आप देखिए, सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ने, इनको अगर हम इन्वेस्टर मानते हैं, बायर्स को आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में ले आए और रेगुलेटरी अथॉरिटी ले आए,
तो उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उस रेगुलेटरी अथॉरिटी की हो जाएगी। उसके पास स्ट्रेंथ होती है, लॉ की स्ट्रेंथ होती है, नॉलेज की स्ट्रेंथ होती है, रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ होती है और गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ होती है। इंडिविजुअल बायर कभी इस सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकता। आप डिमांड केवल करने से सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सेबी की तरह एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, ये इन्वेस्टर बनेंगे और वह अथॉरिटी सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से और अथॉरिटीज से लड़ेगी। तब तो ये सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे, नहीं तो डिमांड ही केवल रहेगी। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट और वो कौन करेगा? वो अथॉरिटी ही। सर वही ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम चाहते हैं तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी इंश्योर करेगी। ऐसी एक वेबसाइट हो, ऐसा एक टोल फ्री नंबर हो, ऐसा एक मोबाइल ऐप हो जिसके जरिए सीधे अथॉरिटी से वेरीफाइड जानकारी लेके कोई मकान खरीदने की दिशा में कदम बढ़ाए। हरविंदर सिंह जी, आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये उस दिशा में एक कदम हो सकता है जहां चीजें थोड़ी सी पारदर्शी हो जाएं और बिल्कुल लोग धोखे से बच जाएं? अभिषेक जी मैं पूर्णतया सहमत हूं। जो सुझाव दिए गए हैं उनको बहुत पहले लागू कर दिया जाना चाहिए था। इस देश के अंदर बिल्डर लॉबी राजनेताओं से मिली हुई है, कई वर्षों से ये इस तरह की कंप्लेंट आती रही हैं, लेकिन सरकारें इस बात में देर क्यों करती हैं हमें इसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा कि जब भी कोई क्रेता, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर और बायर के अंदर या हमारे बारोवर के अंदर जो होता है, ये क्रेता और विक्रेता का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको भली भांति मकान खरीदने वाले को जांचना चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी वकील से उसके सभी जो शर्तें हैं उनको अच्छी तरह से देख के कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब वो हमारे पास ऋण के लिए आते हैं तो हमारा काम सिर्फ उस ज़मीन की वैल्यूएशन या उस ज़मीन के प्लान के बारे में होता है। लेकिन ये जो बिल्डर लोग हैं ये बाद में प्लान, बिल्डिंग प्लान, उसके नक्शे और जितनी उनको इजाज़त होती है उससे बढ़ा लेते हैं। इस सब का दायित्व जो सरकारी अधिकारी हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम होता है, कॉरपोरेशन का काम होता है। अगर एक छोटा सा मकान बनता है, एक लेंटर थोड़ा सा फालतू डल जाए, उसे पैसे लेने आ जाते हैं। जब इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनमें डबल फ्लैट्स बन रहे हैं तो ये सारे के सारे सरकारी अधिकारी कहाँ सोए रहते हैं? इनकी ये जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। और जो जिम्मेवारी में कोताही करे, अगर बैंक अधिकारी है, मैंने आपसे स्पष्ट किया बैंक अधिकारियों का यहाँ कहीं रोल रहता नहीं है, लेकिन जो भी अधिकारी अपने कर्तव्यों में कोताही करे उसे बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, तब इस समस्या का निदान होगा। हरविंदर सर, बायर की तरफ से मैं भी आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। आप अपने वेबसाइट में बिल्डर की फाइनेंशियल कैपेसिटी डालिए। जी। आप बिल्डर की जो अथॉरिटी जो भी मैप अप्रूव करती है उसको डालिए। बिल्डर अथॉरिटी को अभी तक कितना पेमेंट की उसको डालिए। इससे बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी। और आप बता रहे थे कि आपकी कोई भी एग्रीमेंट बिल्डरों के साथ नहीं होती। मैं बताता हूँ, एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होती है, टीपीए होती है, जो जिसमें बिल्डर, बायर और बैंक भी होती है, तीनों के बीच में ये एग्रीमेंट होती है। फिर आप ये कहां से बोलते हैं कि बैंक की जिम्मेदारी नहीं बनती है? बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है सर। बस आप ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सर आप इन सब चीजों को भी इंप्लीमेंट करें। नहीं, आप ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की जो बात कर रहे हैं उसमें हम बिल्डर को फाइनेंस करते हैं, तब ये ट्राइपार्टाइट की बात होती है। आपने घर खरीदने वालों की मेरे से बात की, उसमें कोई ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट नहीं होता है। सर आपकी तो बिल्डर की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। जो हमारी प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज होती है तो हम बिल्डर से लेते हैं। आप बिना बिल्डर की जानकारी लिए हमें क्यों फिर लोन देते हैं? आपके पास तो जानकारी होनी चाहिए। कल बिल्डर भाग जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? हम बायर होंगे ना सर। देखिए, आपको तो हम लोग तो ये सोचते हैं ना, एक कॉमन बायर्स, एक लेमन बायर्स ये सोचते हैं कि अगर बैंक लोन दे रही है, डेट्समैन की प्रॉपर्टी क्लियर है। मैं एग्री करता हूं सर। आप एक मिडिल क्लास बायर की तरह सोचिए, फिर आप चीजों को समझ पाएंगे। अगर हमारे पास नहीं, आपकी मैं समझ गया आपकी बात। मैं हमेशा बायर की तरफ से सोचूंगा क्योंकि बायर ही मेरा ऋण करता है। आज आप सर भरोसा दे के जाइए, मुझे ऋण चुकाना है। लेकिन आप ये बताइए, ठीक आखिरी कमेंट अमित किम का। एक सॉल्यूशन वेबसाइट में क्लियर करने का भरोसा मैं नहीं दे सकता आपको। एक सॉल्यूशन मैं जरूर बोलिए अमित किम का। एक सेकंड, देखिए ऐसा है कि ये जो बिल हम कह रहे हैं कि रियल एस्टेट बिल है, आज रियल एस्टेट बिल एक्ट बन चुका है। इसका नाम रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है और इसका नोटिफिकेशन 25 मार्च 2016 को हो चुका था। और रोहित जी, जितनी भी बातें आप कह रहे हैं वो सारी बातें इस एक्ट में कवर्ड हैं। मैं समझता हूं कि आपको मुहिम आज से ये चलानी चाहिए कि जो प्रदेश सरकारें हैं वो इसका इम्प्लीमेंटेशन कब कर रही हैं।
जिस दिन ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्ट आ गया, आज बात ये है कि आप अथॉरिटी बनाइए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कीजिए। और मैं आपको बताऊं कि जो प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं है या जो आधे अधूरे हैं वो भी इसमें कवर्ड होंगे, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराएं। तो आज ये बात नहीं है कि कानून नहीं है, कानून एग्जिस्ट करता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है। और उसके लिए मैं समझता हूं कि आपसे बढ़िया कोई भी मुहिम नहीं चला सकता। अभिषेक जी भी इस बात के लिए मुहिम चलाएं और आप भी मुहिम चलाएं। सर, हम 2012 से चला रहे हैं। ये बिल्कुल जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी एक्ट को लाना, वो हमने कर दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी आनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करे। दूसरी बात, एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं आपके सॉल्यूशन में, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाए बायर और उसमें, ताकि जो बायर है उसको अगर उसकी इंफॉर्मेशन कम है तो वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी जाके तो उसमें उसके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। तो एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट की भी बात आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को उस एक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए। नहीं, वो कर नहीं रहे और वह बात को घुमा रहे हैं। चलिए सर, हम भी ये कहते हैं कि बात को ना घुमाया जाए, टोपी ट्रांसफर का खेल ना हो। केंद्र कहता है राज्य जिम्मेदार है, राज्य कहते हैं केंद्र जिम्मेदार है। सर फंसते हैं हमारे जैसे लोग, हमने एक्ट सर फंसते हैं हमारे जैसे लोग जिनकी तनख्वाह तो उतनी रहती है लेकिन ईएमआई का बोझ उनके ऊपर इतना बढ़ जाता है और मकान का किराया साथ साथ देना पड़ता है, वहाँ जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लाखों किसान कर चुके हैं, तब सरकारों की नींद खुली है। एक दिन ऐसा आएगा मकान खरीदने वाले भी आत्महत्या करने लगेंगे। क्या सरकार उसी दिन का इंतजार तो नहीं कर रही है? इस चीज के साथ आज इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं।